हेलो बालक, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आज के वीडियो में हम लोगों ने लाया टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में जानेंगे। फिजिक्स की कौन सी टॉपिक? तो वो टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, उसे बोलते हैं रेडियो सक्रियता। सबसे पहले जान लेते हैं ये होता क्या है रेडियो सक्रियता। अभी दिवाली वगैरह के भी टाइम आने वाले हैं, तो कुछ नॉइज भी आ सकते हैं मोबाइल के थ्रू, तो इग्नोर डैट। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम लोग बात को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लें कि ये जो टॉपिक है सारे स्टूडेंट्स के लिए लाए गए हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टूडेंट्स 12th देने वाले हैं, चाहे वो 11th के हैं, चाहे वो 9th 10th, यानी कि ऑलराउंडर एग्जाम टाइप टॉपिक इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी बिकॉज इट इज फाउंड इन आवर नेचर। हम लोग अपने नेचर के बारे में जानने जा रहे हैं। एक विशेष ही खूबियां है हमारे नेचर में, और वो खूबियां क्या है कि हमारे पीरियोडिक टेबल जो दिए गए हैं 118 पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल के 118 तत्व लगभग ज्ञात हैं। उनमें कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके पास ऐसी खासियत होती है कि वो स्वतः ही धीरे धीरे घटते 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 उसकी अस्तित्व भी समाप्त हो जाती है। तो ऐसे ही तत्वों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उन तत्वों को बोला जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और उसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। तो आइए हम लोग देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बारे में जान लें क्योंकि ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, इसे हम लोग बोलते हैं नाभिकीय भौतिकी। तो नाभिकीय भौतिकी में हम लोग बहुत सारी बातों को स्टडी करने वाले हैं पार्ट बाई पार्ट करके। तो इस पार्ट में हम लोग विशेष रूप से सिर्फ जानने वाले हैं अल्फा बीटा और गामा के बारे में, कैसे प्रोडक्शन हुई उसकी, कौन खोज किया उसके, होते क्या है तीनों में डिफरेंसेस, क्या फायदे हैं तीनों का। आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें दिया गया है न्यूक्लियर फिजिक्स रेडियो एक्टिविटी। जो चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी का होता है, इसे हम लोग बोलते हैं रेडियो सक्रिय या रेडियो सक्रियता, चैप्टर्स का नाम है। इसमें क्या बोला गया है कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, इसके बारे में खोज कौन किया था? तो हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। हेनरी बेक्यूरेल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता लगाया था कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिसके पास स्वतः होने वाली प्रक्रिया, यानी वो स्वतः क्षय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो सक्रिय किसे कहते हैं? तो रेडियो सक्रिय वैसी पदार्थ को कहते हैं, या रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, तब जब उनसे कुछ पार्टिकल्स विमुक्त होते हैं रेज के रूप में या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, प्रायः रेडियो सक्रियता कहलाती है। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें तो आप लोग कॉपी और पेन के साथ बैठें और इसे नोट डाउन करें। अगर आप लोग इंग्लिश का डेफिनेशन इसे जानना चाहते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच सम पार्टिकल्स emitted from the substance in the form of electromagnetic wave is called radioactive substance। स्पॉन्टेनियसली, स्वतः कहने का मतलब हुआ देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर अफेक्टिंग थिंग्स ऑन दिस प्रोसेस। यही होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब। तो आइए, ये बातें थी। अब इसमें क्या है कि जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की खोज हो रही थी, पता लगाए जा रहे थे, तो उसी टाइम एक पियरी और एक मैडम क्यूरी नामक दो साइंटिस्टों ने एक पिंच ब्लेड से कुछ कोलतार को अलग करके, गर्म करके, रासायनिक केमिकल एक्टिविटी दे करके, और वहां से उन्होंने पता लगाया एक पदार्थ, और उस पदार्थ का नाम दिया गया रेडियम, जिसका उपयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर आजकल हो रहे हैं सभी जगह पे। रेडियम हमारे जेब्रा क्रॉसिंग में भी यूज आते हैं, यानी हम लोग रोड वगैरह पार करते हैं वहां पर भी हम लोग इंडिकेशन के रूप में भी होते हैं, स्ट्रीट लाइटों के रूप में भी होते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजों पर रेडियम की उपयोग किए जाते हैं। एंड दैट वाज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। ये कहां के थे? फ्रांस के थे, और फ्रांस के होने के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इस डिस्कवरी के लिए। तो आइए, ये कुछ बातें थी। फिर बोला जाता है कि हाँ, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो होता है, जो बात इन्होंने बताया था, हेनरी बेक्यूरेल साहब ने जो बातें बताया था, हेनरी बेक्यूरेल साहब का जो बताई गई थी बातों, उनके द्वारा जो प्राप्त किए गए थे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसकी इफिशियंसी
जो होता है रेडियम से कम होता है, यानी रेडियम से, जो मैडम क्यूरी के द्वारा जो खोजा गया था रेडियम, ये भी रेडियम भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें भी स्वतः अल्फा बीटा गामा के रूप में कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलते रहते हैं। और हेनरी बिक्यूरेल ने भी कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसों के बारे में बताया, रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में बताया। रेडियो एक्टिव कुछ पदार्थ का नाम हम लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, एटीसी बोल सकते हैं, ये सब तीनों होते हैं। तो इसमें स्वतः भी घटन होती है, स्वतः इनकी जो अस्तित्व होती है धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे जाती है। इसमें क्या होता है, नाभिकीय रिएक्शंस होते हैं, इसमें से ऑटोमेटिकली पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। आज इसी की वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत जगहों पे स्थापित किया हुआ है, और वो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होते हैं, हमारे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं और इकोनॉमिकल सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। ओनली बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय अभिक्रियाओं के कारण, जिसे हम लोग बोलते हैं, बहुत ही आराम से बोलते हैं कि जब विश्व युद्ध होते हैं, लड़ाई होती है, तो बम वगैरह बनाने में, बारूद बनाने में, या मान लीजिए कि मिसाइल्स वगैरह बनाने में जो सेंसिटिव टाइप के, जो ब्लास्टिंग टाइप के जो मटेरियल्स का उत्पादन किया जाता है, वो केमिकली बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजिक्स, एंड दिस सब्सटेंस आर इन्वॉल्विंग इन दैट प्रोसेस। ये सारे के सारे सब्सटेंस उस प्रोसेस में भाग लेते हैं और तब जाके कोई एक्सप्लोजर का निर्माण होता है। बहुत यूज है इन सभी चीजों का, ये सब तत्वों का। अब इन्हीं सब तत्वों के बारे में आया कैसे, पता कैसे लगा इन सब तत्वों के बारे में, इसके बारे में कुछ विशेष बातें जो दिया गया, वो दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट डाला ऑफ किससे रिलेटेड, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट डाला रदरफोर्ड ने। तो ये रदरफोर्ड के रेडियो एक्टिव सब एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो देखिए यहां पे होता क्या है कि कुछ चीजें जो होती थी पहले डिस्कवरी बाय चांस होती थी, उसी तरीके से रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक लेड का चैम्बर लिया, लेड चैम्बर लिए, लेड चैम्बर के अंदर में कुछ तत्व लिए और वो तत्व को नाम दिया गया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ। इसे लिया गया। अब यहां पर क्या किया गया कि एक यहां पे फोटोग्राफिक प्लेट को लगा दिया गया, फोटोग्राफिक प्लेट को, यानी कोई बोला गया कि एक सिस्टम बनाया, रदरफोर्ड ने एक सिस्टम बनाया, इवैक्यूएट सिस्टम बनाया, और उस इवैक्यूएट सिस्टम में क्या किया कि ऊपर में लिया फोटोग्राफिक प्लेट को लिए और उस प्लेटों के साथ में दो और प्लेट लिए और प्लस उसमें दो फील्ड भी डाले। दो प्लेट जो लिए, इसमें इवैक्यूएटेड प्लेट, ये पूरे इवैक्यूएटेड सिस्टम बनाए। इस पूरे इवैक्यूएटेड सिस्टम के अंदर में, यानी एक सिस्टम हुआ पूरा बाहर से इवैक्यूएटेड था, और उस सिस्टम में एक लिया गया फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट होता क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट ना समझ में आ रहा है, फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है। तो फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है, आप लोग कभी पासपोर्ट साइज के फोटो वगैरह खिंचवाने गए होंगे, स्टूडियो में गए होंगे, तो वहां पर रील टाइप से कुछ नेगेटिव्स के रूप में आप लोगों को मिलता है। तो फोटोग्राफिक प्लेट भी उसी तरीके से कुछ थिन लेयर वाले मटेरियल होते हैं जो लेमिनेटेड भी किए होते हैं कुछ तत्वों से, कुछ अमलगमेटेड भी किए होते हैं, या इस पे एल्युमिनियम का लेप भी चढ़ाए हुए होते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी पदार्थ जो किसी इफेक्ट को, किसी वस्तु के प्रक्रिया को डिटेक्ट कर सके, पता लगा सके। इसमें क्या होता है कि इसमें पता लगाने का अलग अलग बेसिस होते हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट जो लिया गया, वो फोटोग्राफिक प्लेट जब लिया गया और इस पूरे सिस्टम में एक की ओर लिए गए पॉजिटिव प्लेट को रखा गया, जो कैपेसिटर से, उसे क्या किया जाता है, कैपेसिटर से किसी भी प्लेट को हम चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिव प्लेट भी बना सकते हैं, नेगेटिव प्लेट भी बना सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने किया ऐसा, और रदरफोर्ड ने एक साइड में क्या लिया, नेगेटिव प्लेट को लिए, नेगेटिव प्लेट को लिया इन्होंने। अब क्या हुआ, इन्होंने देखा कि ये जो चैम्बर है, लेड चैम्बर को जैसे ही हम लोगों ने होल किया, या जैसे ही उन्होंने होल किया था, सॉरी हम लोगों ने नहीं, ये जैसे ही उन्होंने होल किया यहाँ पे, तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स जो है निकलने लगे, डायरेक्ट पहुंचा आगे की ओर, डायरेक्ट सीधे एकदम गया फोटोग्राफिक प्लेट के पास।
बट बहुत सारे रेज ऐसे हुए, इनसे रेज करने का मतलब सिंपल सी बात है, एक बात को क्लियरेंस पहले कर दूं कि रेज बोले तो पार्टिकल्स ही निकल रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, सूक्ष्म कण निकल रहे हैं जो हम लोगों को ना दिखेंगे नगण्य आंखों से, वो बिल्कुल ही इतना तीव्र भागने लगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो लिया गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम जैसे कुछ सब्सटेंस को लिया गया, इन सब्सटेंस से कण इतना तीव्र निकले कि वो तीव्र निकलने के कारण स्पॉन्टेनियस रूप में भागा, उस स्पॉन्टेनियस रूप में भागने के कारण उसे नाम दे दिया गया रेज। तो आइए इस पे बात करते हैं। यहां से कुछ पार्टिकल्स इधर की ओर डायरेक्ट निकला, इधर की ओर भागा, बहुत ज्यादा विक्षेपित किया, बहुत ज्यादा। अब कुछ जो है कम विक्षेपण हुए, बहुत ही कम विक्षेपित हुए, डिफ्लेक्ट कम किए नेगेटिव प्लेट की ओर। तो जो पॉजिटिव प्लेट की ओर जो विक्षेपित हुआ, जो रेज, जो पार्टिकल यहां से निकल करके, उसे नाम दिया इन्होंने, रदरफोर्ड ने नाम दिया बीटा रेज। बीटा रेज, बीटा रेज को क्या बोला अब बताओ। प्लस पॉजिटिव प्लेट की ओर जो अट्रैक्टेड होगा, जो पॉजिटिव प्लेट की ओर जो अट्रैक्ट होगा, तो वो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव फैला होगा कोई ना कोई पदार्थ। तो ये नेगेटिव का कम था, इसलिए पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो गया, इसलिए बीटा जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिवली। और जो नेगेटिव प्लेट की ओर जो अट्रैक्ट हुआ, उन सारी पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल। और जो बिल्कुल सीधे सीधे निकल गया, बिल्कुल फोटोग्राफिक प्लेट पर ही सीधे जाकर के पड़ा, उन्हें नाम दिया इन्होंने गामा रेज। गामा रेज। कौन से रेज? गामा रेज। अब इसमें एक चीज और इन्होंने किया इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, ये जो भी है पूरे एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये भी किया कि इन्होंने दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस भी डाला इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी डाला इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को भी इस पूरे सिस्टम में रखा, उससे भी कुछ देख करके ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश की इन्होंने। ये कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे लिया इन्होंने? तो इन्होंने डायरेक्शन लिया पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, डायरेक्शन ले लिया। अब इनके डायरेक्शन लेने के बाद यानी किसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें सेटअप किया गया, इन सारी प्लेट को सेटअप किया गया, फोटोग्राफिक प्लेट को लिया गया, पूरे सिस्टम को इवैक्यूएट कर दिया गया। और तब जाकर के इन्होंने देखा कि यहाँ पर जब यहाँ पर होल किए इन्होंने, तो देखा स्वतः ही कुछ पार्टिकल्स इधर, कुछ पार्टिकल्स उधर, कुछ पार्टिकल्स इधर, इनके बेसिस पे जो प्लस की ओर अट्रैक्ट हुआ उसे नेगेटिवली चार्ज यानी बीटा नाम दे दिया उन्होंने, जो नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हुआ उसे पॉजिटिव चार्ज यानी कि अल्फा नाम दे दिया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल। और जो ऊपर की ओर निकल गया उन्हें बोल दिया गामा रे। पार्टिकल को हम रेज भी बोल सकते हैं, समय पड़ने पर हम फोटोन भी बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे ये पूरे एक्सपेरिमेंट जब हुआ रदरफोर्ड के द्वारा, तो इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के जरिए 3 बातें निकलकर सामने आई, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो आइए अब हम लोग जानते हैं अल्फा, बीटा, गामा होते क्या है। तो अल्फा, ये बीटा और ये गामा का हम लोगों ने कॉलम बना लिया। इन कॉलम में दिया हुआ अल्फा के बारे में डिस्क्रिप्शन है, गामा के बारे में है, बीटा के बारे में बोलता है। एक बात हमेशा याद रखना, जब हम यहाँ पे जब पढ़ाएंगे तो आप लोग को ये बात पे फोकस ज्यादा करना है कि अल्फा इज अल्फा से बीटा हमेशा जो होगा हर चीज में सही होगा, अगर कंपैरिजन किया जाए अल्फा और बीटा में तो। और गामा जो होगा बिल्कुल दोनों से भिन्न होगा, कुछ कुछ केसेस में सिमिलैरिटी होंगे। तो आइए देखते हैं, कहता है डबल आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा के बारे में, अल्फा के बारे में क्या बोला जा रहा है? अल्फा के बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि अल्फा के बारे में ये क्या है? डबल आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। ये हीलियम के द्विआयनिक नाभिकीय है, हीलियम का, यानी हीलियम का ही नाभिक है, सॉरी हीलियम का ही नाभिक है अल्फा। यस, हीलियम का ही नाभिक है अल्फा, जो डबल आयोनाइज्ड है, मतलब एक बार पहले उसको आयोनाइजेशन एनर्जी करके एक इलेक्ट्रॉन बाहर, फिर डबल आयोनाइजेशन एनर्जी करके दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर करके इसे बनाया गया हीलियम का नाभिक, और हीलियम के नाभिक ही कहलाता है अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो He++, इसलिए डबल आयोनाइज्ड बोला गया। इसमें है डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ, चाहे बात हो अल्फा रेज की, चाहे बात हो बीटा रेज की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हर हाल में डिफ्लेक्ट करेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। उसके बाद है अफेक्ट लिखा हुआ है, अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, पीजीपी,
फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट डालता है अल्फा रेज। याद रखना है, अल्फा रेज जो है फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट डालेगा। फोटोग्राफिक प्लेट बोले तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इफेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, रदरफोर्ड को ऐसा मिला, धब्बा धब्बा मिला, यहाँ पर कुछ स्पॉट्स टाइप से मिला, तो उन्होंने बोला हाँ इफेक्ट डाल रहा है फोटोग्राफिक प्लेट को। उसके बाद बोलता है कि इसकी जो इसके ऊपर चार्ज कितने होंगे, हीलियम के ऊपर चार्ज कितने होंगे, तो हीलियम के ऊपर चार्ज जो होंगे वो डबल ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन के चार्ज के दोगुना होंगे। यानी कि यहाँ पर हम लोग को 32.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होंगे। हीलियम में पूछा जाएगा, हीलियम यानी कि अल्फा के बारे में पूछा जाएगा कि ये डिफ्लेक्शन, तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किस में होती है, अल्फा में या बीटा में, तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होती है बीटा में। और सबसे कम डिफ्लेक्शन होती है अल्फा में। इसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन होने के कारण ये वाला तत्व, जाहिर सी बात है, जो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ज्यादा जिसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो तत्व क्या हो जाएंगे, हल्का हो जाएंगे। और कम जो डिफ्लेक्ट होगा, किसी की ओर अट्रैक्ट होगा, वो तत्व क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। यानी यहाँ पे कण की बात है, तो बीटा कण जो है हल्का होते हैं किसके रिस्पेक्ट में, अल्फा के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा बीटा में, बीटा से कम डिफ्लेक्शन अल्फा में। गामा में देयर इज नो एनी डिफ्लेक्शन, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो। अब हैवी की बात है तो अभी बताया, जो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा वो हल्का होगा, जो कम डिफ्लेक्ट करेगा वो भारी होगा। तो भारी अल्फा और बीटा में कौन होते हैं सबसे ज्यादा, अल्फा भारी होता है, बीटा कम भारी होता है। स्पीड कितना होता है अल्फा का स्पीड, तो अल्फा का स्पीड जो होता है स्पीड ऑफ लाइट का 1/10वें भाग से भी कम होता है। आगे बोलता है आयोनाइज गैस को सबसे ज्यादा आयोनाइज कौन करता है, तो सबसे ज्यादा किसी गैसियस आवरण को, मान लिया वायुमंडल में बहुत सारे, वायुमंडल की 4 परतें हम लोगों के सामने बटा हुआ है, उसमें है एक आयोनोमंडल भी है, आयनिक मंडल भी है। आयोनोमंडल में क्या होते हैं, बहुत सारी गैस है, उस गैस को आयोनाइज करने के लिए जरूरत पड़े, तो अगर उस गैस की आवरण में अल्फा जाएगा तो अल्फा सबसे ज्यादा आयन में विभक्त करेगा गैसीय आवरण को, उससे कम बीटा, बीटा से कम गामा। यानी कि अल्फा जो है गामा से 10,000 गुना ज्यादा आयोनाइज करता है, और बीटा से 100 गुना ज्यादा आयोनाइज करता है अल्फा। यानी ओवरऑल अल्फा सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर रखेगा गैसियस आवरण में। उसके बाद फिर बोला जाता है कि स्कैटर्ड बाय थिन फॉइल ऑफ एयू। हाँ जी, अल्फा जो होते हैं, रदरफोर्ड ने ये भी चीज किया था कि इसको जब पार्टिकल्स, जब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, पार्टिकल्स में क्षय हो रहा था स्पॉन्टेनियस स्वतः, तो आगे में एक गोल्ड फॉइल भी रख के इन्होंने चेक किया था। तो गोल्ड फॉइल रखने से क्या हुआ था कि अल्फा जो है गोल्ड फॉइल पर स्कैटरिंग शो करने लगा था, मतलब अल्फा वहां पर विकिरणित होने लगा था। विकिरणित हम लोग जानते हैं, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ऑल अराउंड इज कॉल्ड नथिंग बट प्रकीर्णन, या उसको बोल सकते हैं स्कैटरिंग। उसके बाद है फ्लोरेंसी। यहाँ ये अल्फा जो होते हैं, अल्फा बीटा भी होते हैं जो इनके ऊपर पहुंचते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, कुछ इसके भाग भी पहुंचते हैं, कुछ इसके भाग भी पहुंचते हैं। तो जब पहुंचते हैं तो ये भी और अल्फा भी दोनों के दोनों इस पे इफेक्ट दिखलाएंगे फोटोग्राफिक प्लेट पे, लेकिन गामा के रिस्पेक्ट में ये दोनों का इफेक्ट कम होगा। और सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, अल्फा और बीटा में। तो अल्फा और बीटा में सबसे ज्यादा फ्लोरेंसी उत्पन्न कौन करेगा, अल्फा, क्योंकि डायरेक्ट कम मुड़ रहा है, और कम फ्लोरेंसी कौन उत्पन्न करेगा, बीटा। ओके, आगे बोलता है मांसपेशियों को भी जला देता है, शरीर की मांसपेशियों को भी जला देता है, रेंज फिक्स होता है अल्फा रेज के लिए। अल्फा रेज की रेंज फिक्स होती है, मांसपेशियों को भी जला सकती है, मसल्स को जला सकती है। किसी व्यक्ति के ऊपर लगातार इन किरणों को डाला जाए, अल्फा बीटा या गामा में से किसी को भी चीज को, तो वो उस वस्तु या उस व्यक्ति के या उस जीव के मसल्स को हानि पहुंचा सकता है ये सब किरणें। आगे बोलता है बीटा रेज के बारे में। तो बीटा रेज क्या होते हैं, बीटा रेज नथिंग बट पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हुआ, इसलिए वो नेगेटिव होंगे, और नेगेटिव होने के कारण हम बीटा रेज को बोल सकते हैं द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल्स, एंड बीटा पार्टिकल्स इज नथिंग बट बीटा रेज। आगे है डिफ्लेक्शन। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो डिफ्लेक्शन अभी हम लोगों ने जाना, डिफ्लेक्शन का मतलब होता है विक्षेपित। सबसे ज्यादा विक्षेपित होता है बीटा, बीटा से कम विक्षेपित होता है अल्फा, गामा तो विक्षेपित ही नहीं होंगे। रेंज नॉट फिक्स्ड, जी हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्फा कितना दूर जाएगा इसकी पुष्टि हम लोग कर सकते हैं, इस बात के बारे में हम लोगों को मालूम चल सकता है, लेकिन हमें ये ना मालूम चल सकता है कि बीटा कितना दूर तक जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट मूविंग होता है, जरूरत के मुताबिक ये स्लो भी चलता है। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं अल्फा की रेंज को, बट बीटा की रेंज को हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। आगे बोलता है अफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट। तो सॉरी अभी थोड़ा सा ये बोला, हाँ एक्चुअली एक जगह गलती ये हुए थे कि नहीं, फोटोग्राफिक प्लेट को अगर इफेक्ट करने वाली बात हो तो
फोटोग्राफिक प्लेट को ज्यादा इफेक्ट डालता है बीटा, कम इफेक्ट डालता है अल्फा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है अल्फा के रिस्पेक्ट में, और ये बहुत ही तीव्रगामी होता है, इसलिए ज्यादा इफेक्ट डालता है बीटा और ये कम इफेक्ट डालता है। तो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद बोलता है मास डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी। कहता है अगर बीटा चल रहा है तो लाइट के स्पीड का ये 1% से भी चलेगा और लाइट के स्पीड के ये 99% से भी चलता है, यानी कि इसकी स्पीड में वेरिएशंस होती है, और स्पीड में वेरिएशंस होने के कारण जरूरत के मुताबिक इसके मास भी क्या करती है, परिवर्तित होती है, वेलोसिटी परिवर्तित होने के कारण, क्योंकि ये फास्ट मूविंग भी चल सकता है, जरूरत पर स्लो भी चल सकता है। फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा से ज्यादा डिफेक्ट कर सकता है कौन, तो बीटा। आगे बोलता है वही बात को समझाया अभी, प्रकाश की चाल का 1% से 99% तक। तो ये ऑल ओवर मिला करके कंक्लूजन था कि अल्फा बीटा गामा रेज क्या होते हैं। आइए गामा रेज के बारे में जान ले थोड़ा सा जल्दी। कहता है गामा, गामा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो साइनसॉइडली चलता है, इस तरीके से चलेंगे। साइनसॉइडली चलने का मतलब क्या हुआ कि उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर ऑन द प्रोपागेशन ऑफ द वेव, दैट इज कॉल्ड गामा रेज। गामा रेज जिस दिशा में चल रही होगी उस दिशा में उसके वेव ऑफ प्रोपागेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, बट दोनों का इफेक्ट उस प्रोपागेशन पे नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे बोलता है लाइट वेलोसिटी, इसकी स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होती है, यानी कि 3 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर हम लोग बोल सकते हैं पेनिट्रेट, ये फेरस और लेड जैसे परत को, लेड की परत को, शीशे की परत को या फेरस की परत को ये आसानी से भेद सकता है कौन, गामा। गामा के पास पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, याद रखना। आगे बोलता है स्मॉल आयोनाइजिंग पावर, इसके पास आयोनाइजिंग पावर जो होता है अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में कम होता है, कम आयोनाइज करेगा किसी गैसियस आवरण को। आगे बोलता है अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट डू नॉट डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सही बात है, हम लोग बात कर चुके हैं। आगे बोलता है रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस, जी हाँ, इस बात को समझना है। एक फेनोमेनन होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पढ़ने के लिए है, पढ़ाऊंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि कोई जब रेज पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उस जगह से निकल के भाग जाता है, यानी गामा अगर किसी सरफेस पे पड़ेगा तो वहां पर के इलेक्ट्रॉन को ये इजेक्ट कर सकता है, उत्सर्जित कर सकता है, यानी ऑल ओवर हम लोग मिलाकर बोल सकते हैं कि गामा का रेज का पड़ना भी गामा इक्विवेलेंट टू फोटोन, और फोटोन इज नथिंग बट द बंडल ऑफ एनर्जी। आगे बोलता है न्यूक्लियर रिएक्शन में भी गामा रेज भाग लेते हैं, जी न्यूक्लियर रिएक्शन में तीनों भाग लेते हैं, अल्फा हो चाहे बीटा हो चाहे गामा हो। आगे पढ़ाऊंगा न्यूक्लियर, इससे तो अभी पार्ट 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 तक ला करके इस पूरे चैप्टर्स को हम लोग खत्म करेंगे, और ये हम लोगों को नेचुरली इवेंट वाले चैप्टर, इसलिए सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बोलता है हीटिंग इफेक्ट, जाहिर सी बात है ये वाले को रदरफोर्ड ने छुआ था तो ये हीट टाइप से मतलब गर्म महसूस हुआ था उन्हें, इसलिए हीटिंग इफेक्ट भी डालते हैं ये सब रेज, यानी सबसे ज्यादा हीटिंग इफेक्ट कौन डालेगा, डायरेक्ट जो जाकर टकरा रहा है गामा रेज। उसके बाद बोलता है यूज एज रेडियोथेरेपी, जी हाँ, हम बोले कि गामा रेज जो होता है बिल्कुल ही एक्स रेज के इक्विवेलेंट होता है, गामा रेज बिल्कुल एक्स रेज के इक्विवेलेंट होता है, और एक्स रेज के इक्विवेलेंट होने के कारण गामा रेज को भी हम लोग रेडियोथेरेपी वगैरह हॉस्पिटलों में, मेडिकल क्षेत्र में हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि ये सब जो होते हैं जैसे एक्सरे वगैरह कराना होता है तो वहां पर जा करके आगे की ओर खड़ा करके आपके ऊपर से या किसी भी जीव के ऊपर से एक्स रेज की किरणों को जब गुजारा जाता है, और बहुत ही थोड़ी ही समय के लिए, बहुत कम समय के लिए गुजारा जाता है, क्योंकि ये ज्यादा देर तक अगर इन सब किरणों को गुजारा जाए तो वो मसल्स को डिफेक्ट कर सकते हैं, कैंसर जैसे बीमारियों को भी उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इससे फायदा भी है कि कैंसर जैसी बीमारियों को ये बचाता भी है। लेड पॉइजनिंग हो गया, लिवर पॉइजनिंग हो गया, कहीं भी उस सारी चीजों को, कहीं पे अगर मसल्स हमारा काम करना बंद कर दिए, हमारे अंदर वहां पे, कहने का मतलब है कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस रुक रहा है किसी मसल्स की वजह से, तो ऐसे स्थिति में क्या होते हैं कि डॉक्टरी क्षेत्र में या मेडिकल क्षेत्र में क्या किया जाता है कि आजकल एक्सरे को उतना दूर से, जितना दूर का मसल्स खराब होता है उतना दूर को एक्सरे के जरिए काट लिया जाता है, काट के अलग कर दिया जाता है, और उसके जगह पर स्टेम सेल को पुटअप करके हम लोग फिर से उस उत्तक को, या सेल बोल लें उसे, हम लोग जीवित कर सकते हैं और पुनः उसको एक्टिव भी बना सकते हैं। तो ये सब उपयोग होते हैं गामा किरणों का। आगे बोलता है फास्फोरेंसी एंड फ्लोरेंसी, यानी प्रदीप्ति का भी उत्पादन करता है। प्रदीप्ति होता क्या है, वो होता है चिंगारियां उत्पन्न करना, चिंगारियां। ये सब जब पढ़ रहे थे तो कुछ चिंगारियां भी उत्पन्न होती है प्लेटों पर, तो जब चिंगारियां उत्पन्न होती है तो उसी को बोला जाता है फास्फोरेंसी, बोला जाता है फ्लोरेंसी बोला जाता है।
तो these all about the concept of radioactivity, development of alpha rays, beta rays, gamma rays। तो इस प्रकार से आई होप आप लोगों को अल्फा बीटा और गामा की उत्पत्ति समझ में आई होगी और हर तरीके से इसकी एप्लीकेशंस भी समझ में आए होंगे। तो आइए अब हम लोग अगले पार्ट में बात करेंगे इसके कुछ डेरिवेशंस को और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को। अभी तत्काल के लिए पार्ट 1 में इतना ही आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले पार्ट 1 में, पार्ट 2 में।